मेरे पिता ने वंश आगे बढ़ाने के लिए रात गुजारने की खातिर एक लोमड़ी को बांध लिया। किसे पता था कि एक रात के बाद वो लोमड़ी एक बेहद खूबसूरत औरत में बदल जाएगी। मेरे पिता डर के मारे वहीं घुटनों पर बैठकर रहम की भीख मांगने लगे, लेकिन उस औरत ने गुस्सा होने के बजाय हर रात ऐसा ही करने की मांग की और इस तरह मेरी उस लोमड़ी माँ ने 10 महीने कोख में रखने के बाद मुझे जन्म दिया। सालों बाद जब मैं जंगल में लकड़ियां काटने गया तो देखा कि एक विशाल अजगर ने एक छोटी सी लोमड़ी को कसकर जकड़ रखा था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपने हाथ की कुल्हाड़ी सीधे फेंक मारी, जो सीधे उस अजगर के सिर पर जाकर लगी। वो अजगर थोड़ा तड़पा और फिर वहीं दम तोड़ गया। उस छोटी लोमड़ी की जान अजगर के चंगुल से तो बच गई, पर उसे काफी गहरी चोटें आई थीं। मैं फौरन उसे गोद में उठाकर घर ले आया और जड़ी बूटियों से उसके घाव का इलाज किया। कुछ ही दिनों में वो नन्ही जान फिर से दौड़ने कूदने लगी। उसके बाद से उस छोटी लोमड़ी ने मेरे घर को ही अपना ठिकाना बना लिया और वापस जाने का नाम ही नहीं लिया। पर मैं तो ठहरा एक अनाथ, जिसके लिए अपना खुद का पेट पालना भी मुश्किल था। कई बार मैंने उसे वापस जंगल भगाने की कोशिश की, पर जैसे ही रात होती वो फिर से मेरे दरवाजे पर खड़ी मिलती और उसके मुंह में या तो जंगली फल होते या फिर कोई जंगली खरगोश और तीतर। तब जाकर मुझे समझ आया कि वो छोटी लोमड़ी मुझे बता रही थी कि वो अपना पेट खुद पाल सकती थी, उसे मेरी मोहताज होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये देखकर मैंने भी तसल्ली से उसे अपने पास रख लिया। तब से लेकर वो छोटी लोमड़ी हमेशा मेरे साए की तरह साथ रही। लेकिन मेरे 18वें जन्मदिन के साल वो अचानक कहीं गायब हो गई। मैंने रात होने तक उसका इंतजार किया, पर वो नहीं लौटी। जैसे ही मैं उसे ढूंढने के लिए घर से निकलने वाला था, एक बूढ़ी औरत मेरे दरवाजे पर आ पहुंची। वो लाठी टेकती हुई आई। चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। बेटा, मैं अपनी पोती को ढूंढ रही हूं, तुमने उसे कहीं देखा क्या? मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। पिछले कुछ समय में गांव के बाहर से कोई इंसान यहां आया ही नहीं था। आपकी पोती कौन? मैंने पूछा। उस बूढ़ी औरत ने हल्का सा खांसा और मेरी तरफ घूरते हुए बोली, कुछ साल पहले मैं अपनी पोती को घर की रखवाली सौंपकर बाहर गई थी, पर जब लौटी तो वो गायब थी। लोगों ने बताया कि वो तुम्हारे घर पर ही रह रही थी। ये सुनकर मैं सन्न रह गया, क्योंकि घर में तो सिर्फ मैं अकेला ही रहता था। मैंने बड़े ही अदब से जवाब दिया, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। बूढ़ी औरत ने यह सुनकर सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें मेरी रसोई पर टिकी थीं। जब मैंने पलटकर देखा तो वो छोटी लोमड़ी वहीं दुबकी बैठी थी। उसने उस बूढ़ी औरत को देखकर अपनी पूंछ हिलाई, मानो उसके चेहरे पर एक स्माइल भी थी। वो बूढ़ी औरत उस छोटी लोमड़ी को देखने के बाद बिना एक शब्द कहे वहां से मुड़कर चली गई। उस रात वो छोटी लोमड़ी रोज की तरह मेरे पेट पर लेटकर सो गई, लेकिन अगले दिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो वो फिर से गायब थी। मैं जैसे ही बिस्तर से उतरा तो देखा कि मेज पर एक लाल रंग का छोटा सा रेशमी वस्त्र रखा था, जिसमें बालों का एक गुच्छा था और उसे बीच से एक लाल कागज से लपेटा गया था। मुझे समझ नहीं आया कि यह किस काम का था, इसलिए मैं वो सारी चीजें लेकर सीधे गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया ने उन चीजों को देखते ही जोर से हंसते हुए कहा, अरे वाह, लगता है किसी लड़की का दिल तुम पर आ गया। इसे लेकर तो तुम सीधा उस लड़की के घर रिश्ता मांगने जा सकते हो। जल्दी बताओ, किस कुड़ी ने भेजा इसे? मैं तो वहीं हक्का बक्का रह गया। क्या सच में वो छोटी लोमड़ी इसे मेरे लिए उठा लाई थी? पर हैरानी की बात तो यह थी कि उस दिन के बाद से वो छोटी लोमड़ी कभी वापस नहीं आई। उसके जाने के बाद मेरा मन एकदम सूना सूना सा हो गया। रोज खाना खाने और सोने के अलावा मेरा एक ही काम था, उसे पूरे जंगल और पहाड़ों में ढूंढना। अफसोस, उसका कोई सुराग नहीं मिला। आधे महीने से ज्यादा तलाशने के बाद भी वो मुझे कहीं नहीं मिली। उस वक्त तक मैं पूरी तरह हार मान चुका था। मुझे लगा कि अब वो मुझे कभी देखने को नहीं मिलेगी। फिर आधे महीने बाद एक रात एक और बूढ़ी औरत मेरे दरवाजे पर बैठी रो रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो मेरी आवाज़ सुनते ही उसने झटके से सिर उठाया और भारी फटी हुई आवाज़ में बोली, मैं अपने पोते को ढूंढ रही हूँ। मेरा पोता गायब हो गया, तुमने उसे देखा ना? यह सुनकर मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। पिछली बार कोई अपनी पोती ढूंढते हुए आया था, अब पोते को? आखिर सब मेरे ही घर क्यों आ रहे थे? मैंने घबराते हुए कहा कि मैंने उसके पोते को नहीं देखा, पर उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। नहीं देखा? तो 6 साल पहले का क्या? 6 साल पहले तुमने मेरे पोते को देखा था या नहीं? उसकी बातें बिल्कुल किसी पूछताछ की तरह लग रही थीं।
मैंने बहुत देर तक दिमाग पर जोर डाला, पर कुछ समझ नहीं आया। माँ जी, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैंने सच में आपके पोते को नहीं देखा। मेरी ये बात सुनकर वो बूढ़ी औरत चुप हो गई और उसके चेहरे पर एक डरावनी सी स्माइल तैर गई। उस खौफनाक स्माइल को देखकर मैं डर के मारे पीछे हट गया और लड़खड़ाते हुए सीधा मुखिया के घर की तरफ भागा और उन्हें पूरी बात बता दी। मुखिया ये सुनकर सुन्न पड़ गए और मेरे पीछे इशारा करते हुए बोले, तुम इसी के बारे में बात कर रहे हो क्या? मेरी रीढ़ की हड्डी में अचानक कोल्डक दौड़ गई। मैंने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वही बुढ़िया बिना कोई आवाज़ किए मेरे ठीक पीछे खड़ी थी। मैं बुरी तरह डर कर मुखिया के पीछे छिप गया। मुखिया ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। तुम किस गांव की हो? इतनी रात गए एक छोटे बच्चे को डराना कोई अच्छी बात नहीं। उस बुढ़िया ने गहरी और डरावनी आवाज में कहा, मैं अपने पोते को ढूंढने आई हूं। इसके बाद मुखिया ने चाहे जो भी पूछा, उसने एक शब्द नहीं कहा, बस उसी अजीब तरीके से मुस्कुराती रही। फिर मुखिया ने घर से 2 अंडे निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए। ये ले और दफा हो जाए यहां से। आइंदा मेरे इलाके में आकर किसी को डराने की कोशिश मत करना। पर उस बुढ़िया ने बस एक नज़र उन अंडों पर डाली और उन्हें सीधा जमीन पर पटक दिया। फिर उसने अपनी भारी आवाज में मेरी तरफ उंगली उठाते हुए चीखना शुरू कर दिया, इसने मेरे पोते को मार डाला। मैं जिंदगी भर इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। यह सुनते ही मुखिया का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत मुझे आंगन की सारी लाइटें जलाने को कहा। मैं भागकर स्विच ऑन करने गया और पूरे आंगन में तेज रोशनी फैल गई। तभी हमारे सामने एक खौफनाक सच आया। उस बूढ़ी औरत के कंधे पर एक बेहद जहरीला और डरावना सांप लिपटा हुआ था। उसके लंबे जहरीले दांत बाहर निकले हुए थे और वो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे अब भी मुझे मार डालेगा। मुखिया पूरी तरह घबरा गए और धीरे से बोले, बेटा, मेरी आंखें अब पहले जैसी नहीं रहीं। जरा ध्यान से देख, क्या उस बूढ़ी औरत की परछाई है? उनकी बात सुनकर मैंने तुरंत मुड़कर देखा। तेज रोशनी में वो बूढ़ी औरत बिल्कुल सीधी खड़ी थी, लेकिन उसकी कोई परछाई ही नहीं थी। ये देखते ही मेरी पूरी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई। डर के मारे मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और मैंने बस धीरे से सिर हिला दिया। तभी मुखिया जोर से चिल्लाए, डर मत बेटा, मेरे कमरे में हमारे खानदान की एक जादुई तलवार छिपी हुई है, जल्दी जाकर उसे ले आ। मैं कांपते हुए कमरे के अंदर भागा और हर जगह पागलों की तरह तलवार ढूंढने लगा, लेकिन मुझे कहीं भी कोई तलवार नहीं मिली। जैसे ही मैं बाहर आकर उन्हें बताने वाला था कि मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने देखा कि वो बूढ़ी औरत की परछाई धीरे धीरे दूर जाती हुई गायब हो रही थी। मुखिया ने तुरंत मुझे अंदर खींच लिया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। फिर बोले, बेवकूफ बच्चे, कोई जादुई तलवार नहीं है। मैं तो बस उसे डराने के लिए झूठ बोल रहा था, लेकिन तूने किसी अपवित्र चीज को नाराज कर दिया है। इतना कहकर उन्होंने घर की सारी लाइटें बंद कर दी और मुझसे पूछा, आखिर तूने किसे नाराज किया है? मैंने बहुत सोचा, लेकिन बचपन के बाद से मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ था। फिर उन्होंने पूछा, क्या तूने किसी ऐसी चीज को मारा था जिसे नहीं मारना चाहिए था? उनकी ये बात सुनते ही मुझे 6 साल पहले की वो घटना याद आ गई, जब मैंने उस छोटे से सफेद लोमड़ी को बचाने के लिए एक सफेद सांप को मार डाला था। जब मैंने पूरी बात मुखिया को बताई तो उनका पूरा शरीर कांप उठा। वो बोले, अब भागे लड़के, उस पहाड़ पर रहने वाली चीजों को ऐसे नहीं मारते। उन्होंने कहा कि कल वो मुझे एक शमन के पास ले जाएंगे और आज रात मुझे उनके कमरे में ही सोना होगा। उन्होंने सख्त चेतावनी दी कि चाहे कोई भी मेरा नाम पुकारे, मुझे बिल्कुल जवाब नहीं देना है। मैंने उनकी बात अपने दिल में बसा ली। मैं इतना डरा हुआ था कि बोलने की भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन आधी रात के समय अचानक बाहर से किसी चीज के खरोंचने की आवाज आने लगी। उसके बाद उसी बूढ़ी औरत के रोने की डरावनी आवाज सुनाई देने लगी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो एक झुकी हुई डरावनी आकृति बार बार इधर उधर घूम रही थी। तभी वो अचानक खिड़की के शीशे से चिपक गई और शिकारी की तरह अपनी डरावनी आंखों से मुझे घूरने लगी। मैं डर के मारे बिल्कुल जड़ हो गया। तभी बगल वाले कमरे से मुखिया की धीमी आवाज आई, अपना सिर रजाई के अंदर छिपा ले, बाहर मत देख। मैंने तुरंत पूरी रजाई अपने ऊपर खींच ली और खुद को कसकर ढक लिया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा, लेकिन उस औरत के रोने की आवाज बंद ही नहीं हो रही थी। कभी वो पास आती, कभी दूर चली जाती।
लगभग रात के 3 बजे जाकर वो डरावनी आवाज आखिरकार बंद हुई। इसके बाद भी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं रजाई के बाहर निकलूं। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। सपने में मैंने उसी सफेद सांप को देखा। वो मुझे जान से मार देने वाली नजरों से घूर रहा था और फिर अचानक ह्यूमन की भाषा में बोलने लगा। मैं डर कर पसीने में भीगा हुआ बिस्तर पर उठ बैठा। बाहर सुबह हो चुकी थी और सूरज काफी ऊपर निकल आया था। मुखिया मेरे बिस्तर के पास खड़े थे और मुझे जल्दी उठने के लिए कह रहे थे ताकि वो मुझे पड़ोस के शमन के पास ले जा सकें। लेकिन जैसे ही अगली रात हुई, वो पागल बूढ़ी औरत फिर से मुझे सताने आ गई। उसकी वजह से मेरी मानसिक हालत पूरी तरह बिगड़ गई। अगरबत्ती जलाई, कागज के पैसे चढ़ाए, सिर झुकाकर रहम की भीख मांगी। मैंने हर तरीका आजमाया लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। सबसे डरावनी बात तो यह थी कि अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं खुद को उसी पहाड़ पर एक बड़े पेड़ के नीचे पड़ा हुआ पाया, ठीक उसी जगह जहां मैंने 6 साल पहले उस सफेद सांप को मारा था। अगले 3 दिनों तक मैं मुखिया के घर में छिपा रहा। हमने हर संभव उपाय कर लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं और ज्यादा उन्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, इसलिए चौथे दिन सुबह चुपचाप वहां से निकलकर अपने घर भाग गया। लेकिन जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा, पीछे से हाँफते हुए मुखिया भी आ गए। उन्होंने कहा, पागल बच्चे, क्या मैं तुझे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देता? चल, आज चाहे जो हो जाए इस मुसीबत का अंत करके रहेंगे। बेटा, अब हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। मैं अब तुझसे सच नहीं छिपाऊंगा। लियो कबीला अब तेरी जान लेने आ चुका है। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। मैंने हैरानी से पूछा, लियो कबीला? हमारे गांव में तो इस नाम का कोई परिवार नहीं है। मुखिया बोले, इन पहाड़ों में 5 महान स्पिरिट परिवार रहते हैं, लोमड़ी, नेवला, साही, सांप और चूहा। जिस सफेद सांप को तूने सालों पहले मारा था और जो आज तेरा पीछा कर रहा है, दोनों उसी स्नेक क्लैन के हैं। और जिस छोटे सफेद लोमड़ी को तूने बचाया था वो शायद फॉक्स क्लैन का सदस्य था। अब हमारी आखिरी उम्मीद यही है कि हम फॉक्स क्लैन से मदद की भीख मांगे। मैंने घबराकर पूछा, क्या सच में कोई दूसरा रास्ता नहीं है? उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, ह्यूमंस और स्पिरिट्स की दुनिया अलग होती है। मैं कभी नहीं चाहता था कि तू इस रास्ते पर आए, लेकिन अब हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचा। इतना कहकर उन्होंने मेरी छाती की तरफ इशारा किया और पूछा, क्या वो लाल पेटी अभी भी तेरे पास है? कांपते हुए हाथों से मैंने उसे निकाल लिया। उन्होंने कहा, इसे बहुत संभाल कर रखना। यह फॉक्स क्लैन की एक लड़की की निशानी है। सिर्फ इसी की मदद से हम उन्हें ढूंढ सकते हैं। उनकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी बाहर आंगन से किसी चीज के रेंगने की बेहद डरावनी आवाज आने लगी। मुखिया का चेहरा फिर से सफेद पड़ गया। उन्होंने तुरंत पास पड़ी लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी उठा ली। जैसे ही हम मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, हमारे सामने एक रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा था। वही बूढ़ी औरत चौराहे पर खड़ी थी और उसके चेहरे पर बेहद डरावनी मुस्कान थी। मेरा सिर चकराने लगा, पैर डर से कांपने लगे और आंखों से आंसू निकल आए। मैं पीछे हटने ही वाला था कि मुखिया ने एक भारी मेज उठाकर दरवाजे के सामने अड़ा दी और जोर से बोले, बेटा, अगर फॉक्स क्लैन ने मदद नहीं की तो हमारा पूरा गांव खत्म हो जाएगा। ये निशानी लेकर साउथ माउंटेन के कब्रिस्तान तक भाग जा। पीछे से चाहे कैसी भी आवाज आए, किसी भी हालत में पीछे मुड़कर मत देखना। बाहर मुख्य दरवाजे पर अनगिनत सांप जोर जोर से टक्कर मार रहे थे। कई छोटे सांप तो दरारों से अंदर घुस भी चुके थे। मुखिया ने दांत भींचकर अपने शरीर से दरवाजे को रोक रखा था। उस बूढ़े आदमी को अपनी जान जोखिम में डालते देख मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने लाल पेटी को कसकर अपनी छाती से लगाया, पीछे की खिड़की को लात मारकर खोला और सीधा उस घने अंधेरे में कूद गया। मैं ज्यादा दूर भी नहीं भाग पाया था कि अचानक पीछे से तेजी से किसी चीज के रेंगने की आवाज आने लगी। वो जहरीला सांप मेरी खुशबू सूंघकर मेरे पीछे आ चुका था। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि उसके जहरीले दांत बस मेरी एड़ी से कुछ ही इंच दूर थे। मेरा दिल जैसे बैठ गया। तभी मेरा पैर फिसला और मैं जमीन पर गिर पड़ा। ठीक उसी पल झाड़ियों में से एक सफेद परछाई बिजली की तरह बाहर निकली और एक जानी पहचानी लोमड़ी की तेज आवाज गूंज उठी। मैंने ध्यान से देखा तो वो मेरा वही छोटा सफेद लोमड़ी था। मैं तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठाकर उसकी मदद करने दौड़ा, लेकिन उस छोटे लोमड़ी ने अचानक सांप की पूंछ को अपने दांतों से पकड़ लिया
और पल भर में उसे घसीटते हुए काले अंधेरे जंगल में गायब हो गया। मैं उसके पीछे भागना चाहता था, लेकिन जंगल इतना घना और अंधेरा था कि रास्ता तक दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही रात की ठंडी हवा का एक तेज झोंका मेरे पास से गुजरा, मुझे एक जानी पहचानी अजीब सी खुशबू महसूस हुई। ये वही खास महक थी जो हमेशा उस छोटे सफ़ेद लोमड़ी के साथ रहती थी। तभी मेरे दिमाग में बिजली की तरह एक बात कौंधी। वो छोटा लोमड़ी कभी भी कोई साधारण जानवर नहीं था। वो सच में एक फॉक्सीमोटल थी। उसे दोबारा देखते ही मेरे दिल में बैठा मौत जैसा डर धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन मेरे पास रुकने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था। गांव के मुखिया अभी भी अपनी जान बचाने के लिए मुझ पर भरोसा किए बैठे थे। मैंने गहरी सांस ली और पूरी ताकत लगाकर साउथ माउंटेन की तरफ दौड़ पड़ा। अपनी पूरी जिंदगी में मैं कभी इतनी तेज नहीं दौड़ा था। तेज हवा मेरे कानों के पास तूफान की तरह चीख रही थी। पीछे से मुझे किसी ठंडी और चिपचिपी मौजूदगी का एहसास हो रहा था, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। मैं बस हल्की चांदनी के सहारे अंधेरे में दौड़ता रहा। यह गांव का सबसे मनहूस इलाका था, जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। जितना ऊपर चढ़ता गया रास्ता उतना ही सुनसान होता गया। चारों तरफ नुकीले पत्थर और अनजान कब्रें बिखरी हुई थी। तभी अचानक पीछे से मुखिया की आवाज आई, बेटा धीरे भाग, दादा का इंतजार कर। मेरे कदम एक पल के लिए रुक गए। दिल में उम्मीद जगी कि क्या सच में दादा बचकर निकल आए। मैं बस पीछे मुड़ने ही वाला था कि उनकी चेतावनी मेरे दिमाग में गूंज उठी, पीछे चाहे कैसी भी आवाज आए, किसी भी हालत में पीछे मत देखना। वह आवाज धीरे धीरे मेरे और करीब आने लगी, यहां तक कि मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई मेरी गर्दन के पीछे बर्फ जैसी ठंडी सांस ले रहा हो। फिर वही आवाज आई, मुड़कर देखो, दादा यहीं है। मैं पागलों की तरह और तेज दौड़ने लगा। आखिरकार मैं एक डरावने कब्रिस्तान में पहुंच गया। तभी सामने से किसी के बाल कंघी करने की अजीब आवाज सुनाई दी। फीकी चांदनी में मैंने देखा कि एक सफेद कपड़े पहने औरत टूटी हुई कब्र के ऊपर बैठी थी। उसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की कंघी थी और वो अपने जमीन तक लटकते लंबे बालों में धीरे धीरे कंघी कर रही थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, भैया क्या मेरे बाल सुंदर हैं? मेरा पूरा शरीर वहीं जम गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि वो मेरी तरफ पीठ करके नहीं बैठी थी, बल्कि शुरू से मेरी आंखों में देख रही थी। अगले ही पल उसने अपने चेहरे से सारे बाल हटाए और उसके नीचे एक मौत जैसा सफेद डरावना चेहरा दिखाई दिया। वह नज़ारा देखते ही मेरे शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। मेरी शर्ट के अंदर रखा लाल पेटी और बालों का गुच्छा भी बाहर गिर गया। तभी वह चुड़ैल जैसी औरत एक भयानक चीख मारते हुए शिकारी की रफ्तार से मेरी तरफ झपटी। उसी पल पीछे की झाड़ियों से वही लाल जहरीला सांप भी निकल आया और अपने जहरीले दांत दिखाते हुए सीधे मेरे गले पर हमला करने दौड़ा। मेरे हाथ में सिर्फ एक पुरानी जंग लगी कुल्हाड़ी थी। उस पल मुझे लगा अब मेरा बचना नामुमकिन है। लेकिन ठीक उसी मौत वाले पल जमीन पर पड़ा लाल पेटी अचानक लाल रोशनी से चमकने लगा। उसके साथ रखा बालों का गुच्छा बिना किसी आग के खुद ही जल उठा और हरे धुएं की एक लपट बनकर सीधे आसमान की तरफ उड़ गया। उसी पल जैसे समय रुक गया। हवा में छलांग लगाकर हमला करती वो चुड़ैल अचानक किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई और दर्द से चीखने लगी, जैसे उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके सामने आ गया हो। अगले ही पल उसका पूरा शरीर काले धुएं में बदल गया और वह वापस कब्र के अंदर समा गई। दूसरी तरफ वही लाल जहरीला सांप भी जैसे पूरी तरह टूट चुका था। वो जमीन पर पड़ा कांप रहा था और भागने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। मैं हाफ किसी तरह सांस ले रहा था। तभी अचानक मेरे चारों तरफ बर्फ जैसी ठंडी आंधी चलने लगी और पूरे कब्रिस्तान में किसी बड़े घंटे की भारी आवाज गूंज उठी। अगले ही पल आसमान से सफ़ेद कागज़ के पैसे बर्फ़ की तरह बरसने लगे। जो जंगल अभी तक पूरी तरह अंधेरे में डूबा था, वहाँ अचानक दो लालटेन हवाएं अपने आप जल उठी और धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगी। जैसे जैसे वह करीब आई, धुंध के बीच से एक बर्फ़ जैसी सफ़ेद दुल्हन की पालकी दिखाई देने लगी। मेरे दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी। ज़रूर अभी जो हरा धुआं आसमान में गया था उसने क्लैन को बुला लिया होगा। मैं जल्दी से पालकी की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसके दूसरी तरफ अंधेरे से एक बेहद डरावनी आवाज आई, कहाँ छिपा हुआ है? जल्दी पालकी में बैठ जा, दादी तुझे घर ले जाने आई है। वो आवाज हवा के साथ मेरे कानों में गूंज गई। ये उसी पागल बूढ़ी औरत की आवाज थी
वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं डर से इतना कांप रहा था कि खड़ा भी मुश्किल से था। मैंने चमकते हुए लाल पेटी को कसकर पकड़ लिया और एक कब्र के पीछे छिपकर सांस तक रोक ली। शायद उसे पहले जले हुए बालों की खुशबू मिल गई थी। वो उसी महक का पीछा करते हुए धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। आखिरकार उसके काले कपड़े के जूते मेरी छिपी हुई कब्र के ठीक सामने आकर रुक गए। उसने डरावनी हंसी के साथ कहा, अब मिल गया तू, अब कहीं नहीं भाग सकता। वह धीरे धीरे मेरी तरफ घूम कर आने लगी। उसकी नाक लगातार सूंघ रही थी। कुछ पल तक ऐसा सन्नाटा रहा कि मेरा दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। फिर उसने ठंडी सी आवाज निकाली और अचानक वहां से चली गई। उसके पूरी तरह गायब होने के बाद ही मैंने राहत की सांस ली। मुझे मुखिया की बात याद आई और मैं उसी सफेद रास्ते से पहाड़ के और ऊपर चढ़ता गया। आखिरकार मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, जहां मुझे एक बहुत बड़ा प्राचीन पेड़ मिला। उसके पीछे एक पत्थर का स्मारक था जिस पर फॉक्स क्लैन के पूर्वजों के नाम लिखे हुए थे। मैं तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। दोनों हाथों से लाल पेटी पकड़कर 3 बार सिर झुकाया। तभी अचानक मेरे चारों तरफ तेज आंधी चलने लगी और सूखे पत्ते बवंडर की तरह मेरे चारों तरफ घूमने लगे। फिर मेरे पीछे से एक औरत की आवाज आई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, अब जब तुम आ ही गए हो तो मेरे साथ चलो। मैं तुरंत खड़ा हुआ और सम्मान से झुक गया। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम डोडो है, मैं क्लैन की सबसे बड़ी बेटी हूं, मैं तुम्हें लेने आई हूं। अब जब तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनने वाले हो तो इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया और मैंने जल्दी से उनका धन्यवाद किया। उन्होंने हंसते हुए हाथ हिलाया और बोली, धन्यवाद, मुझे नहीं, हमारी प्रिंसेस रोंग रोग को कहना, उसी ने जिद करके मुझे तुम्हें लेने भेजा है, वरना मैं कभी नहीं आती। फिर वो मुस्कुराकर हंस पड़ी। मैंने हैरानी से पूछा, ये रोंग रोंग कौन है? वो बोली, अरे वही, तुम्हारी छोटी सफ़ेद लोमड़ी, हमारे परिवार की दूसरी बेटी और सबसे प्यारी शादी की रात तुम उसे ठीक से देख लेना। मैं हैरान रह गया, क्या मेरी शादी सच में उस छोटे लोमड़ी से होने वाली है? शादी की बात सुनते ही मेरा चेहरा लाल हो गया। वो मुझे छेड़ते हुए बोली, हमारी परंपरा के अनुसार दूल्हा और दुल्हन शादी की रात से पहले नहीं मिल सकते। देखो तो सही, कितने बेचैन हो रहे हो। चिंता मत करो, प्रिंसेस रोंग रोंग जो पूरे 6 साल तुम्हारे साथ रही, वो इतनी खूबसूरत है कि उसके लिए अनगिनत लोग अपनी जान दे दें। मेरा चेहरा और भी लाल हो गया और मैं शर्म के मारे कुछ नहीं बोल पाया। उसके बाद हम दोनों काफ़ी देर तक चुपचाप चलते रहे। बहुत देर बाद हमारे सामने एक पहाड़ी हवेली दिखाई दी जो रोशनी से जगमगा रही थी। उसके मुख्य दरवाजे पर कई नौकर पहरा दे रहे थे। जैसे ही मैं डोडो के पीछे अंदर जाने लगा, मेरी नज़र सामने वाली इमारत की दूसरी मंजिल पर पड़ी। वहां खिड़की के पास कोई मुझे छिपकर देख रहा था। मैंने ऊपर देखा तो लाल शादी के कपड़ों में एक लड़की दिखाई दी। उसके सिर पर चमकता हुआ फिनिक्स मुकुट था और वह खिड़की से मुझे चुपके से देख रही थी। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि मैंने उसे देख लिया है, वो शर्म से अपना चेहरा आस्तीन से छिपाकर तुरंत पीछे हट गई। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। क्या वो सच में मेरी वही छोटी सफ़ेद लोमड़ी थी? मैंने अपनी उत्सुकता दबाई और डिहुडो के पीछे मुख्य हॉल में चला गया। अंदर पहुंचते ही मैंने देखा कि वहां पहले से बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। मैं हैरानी से एकदम सन्न रह गया। वहां बैठी बुजुर्ग महिला वहीं थी जो कुछ समय पहले अपनी पोती को ढूंढते हुए मेरे घर आई थी। डोडुए ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, यह हमारे कबीले की मुखिया है। मैंने तुरंत दोनों हाथ जोड़कर उन्हें गहरा प्रणाम किया। बुजुर्ग महिला ने हल्की सी मुस्कान दी। उनके चेहरे पर दादी जैसा अपनापन था, लेकिन उसी मुस्कान में एक ऐसी गरिमा और रब भी छिपा था जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। इसके बाद डोडो ने मुझे वहां मौजूद बाकी मेहमानों से भी मिलवाया। जब सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए तब मुखिया ने कहा, डोडो तुम बाहर जाओ और दरवाजे की अच्छी तरह रखवाली करो। स्नेक क्लैन का यहाँ कोई स्वागत नहीं है। उन्हें किसी भी हालत में अंदर मत आने देना। दावत तैयार है, अब सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। थोड़ी ही देर में कमरा खाली हो गया और वहां सिर्फ हम दोनों रह गए।